हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हम करेंगे रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम। हमारी यूनिट 4 चल रही है जैसा कि आपको पता है, और आज ये हमारी जो है कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। तो आज हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए, रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है। एफ बी ए कंटिन्यूस ऑन ए डोमेन डी एंड एनालिटिक इन डी बट डोंट नो अबाउट द पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट क्या है, डोमेन है डी, इस पर हमने फंक्शन डिफाइन करा है जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और एनालिटिक है इसके अंदर। लेकिन हमें लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में नहीं पता। लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास होता है, ये हमारी क्या होगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, या फिर कर्व हम इसको बोल सकते हैं, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जिसका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन डी के अंदर है, देन एफ इज एनालिटिक इन डी, तो फंक्शन जो है एनालिटिक हो जाएगा डी के अंदर। ये बात हमसे ये कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसका मतलब क्या है कि f हमारे पास कोई एंटायर फंक्शन यहाँ पे गिवन है, जी जेड हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है f का यूज़ करके इस तरीके से। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया, जहाँ पर एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट, इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नोट पे और जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे उसका डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। देन जी इज आल्सो एंटायर, तो जी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा बाय रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से जी हमारा जो है एंटायर फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोली है, यहाँ पे एफ कोई फंक्शन है तो यहाँ पे जी आप कर लीजिए। देन जी इज एनालिटिक इन डी, कोई भी अनदर जो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप रिलेट करके कर सकते हैं। तो रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से जी भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ये इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हम इस थ्योरम का यूज़ नहीं करते, बस आपको पता होना चाहिए कि रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम हमसे क्या कहती है। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर्स लेम्मा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको, मतलब यहाँ से एक भी चीज़ें मैंने स्किप नहीं करी हैं। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिलेबस हमारा ये कंप्लीट होने वाला है, यूनिट 5 हमारी ओनली बचती है, और इसके बाद हम लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे शुरू करेंगे। कंप्लीट हमने कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, देखिए स्क्वायर्स लेम्मा हमारे पास क्या होता है, लेट एफ डेल्टा टू डेल्टा बार। ये हमारे पास डेल्टा क्या होती है, ओपन यूनिट डिस्क होती है। आप सबको पता है क्या होता है, ओपन यूनिट डिस्क हमारी होती है, और कहाँ से है, डेल्टा बार से। तो बी एनालिटिक हैविंग जीरो ऑफ ऑर्डर एन, और उसके पास हमारे पास क्या है, बी एनालिटिक हैविंग, और उसके पास क्या है, जीरो ऑर्डर एन की क्या है, जीरो है। ठीक है, ऑर्डर एन की जीरो है, जहां इसका मतलब ये है कि उसका nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो पर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मतलब है जीरो ऑफ ऑर्डर एन का। देन तो वहां पे दो कंडीशन हमारी अप्लाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड जेड की पावर एन इन डेल्टा, या फिर यहाँ पे अगर वन ऑर्डर की जीरो है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएगा, एन ऑर्डर की जीरो है तो एन, वन ऑर्डर की जीरो है तो इसकी पावर में एन की जगह वन आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि उसका nth डेरिवेटिव जीरो के ऊपर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल हमारा होगा। एंड द इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में से आइदर फर्स्ट और इन सेकंड फॉर सम पॉइंट जेड नोट इन डेल्टा, कुछ एक पॉइंट जो हमारा जेड नोट जो होगा वो डेल्टा में से अगर है तो इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। आई बात समझ में। जेड नोट मान लो कोई भी पॉइंट उन्होंने दिया है, अगर वो मोड जेड लेस देन वन के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स माइनस वन लेस देन जेड लेस देन वन के अंदर अगर आ रहा है, मान लो जेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट है, जेड नोट की वैल्यू जीरो है, तो ये डेल्टा के अंदर हमारा जा रहा है, तो वहाँ पे इक्वालिटी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी, यानी कि एफ जेड इज इक्वल टू अपसाइलन जेड एन हो जाएगा। मतलब इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा एफ जेड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड की पावर एन हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इसने अपसाइलन इक्वालिटी मोड को हटा के और लेस देन हटा के यहाँ पे इसने क्या कराया, एप्साइलन को ले दिया, और जिसका मोड हमारे पास क्या, मोड ऑफ एप्साइलन क्या है, वन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। आगे समझ में, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है स्क्वायर्स पिक लेम्मा, यहाँ से भी पार्ट सी में ज़्यादातर क्वेश्चन इसका पार्ट सी में ही आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ईजी है, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्या कहता है, अगर f हमारे पास डेल्टा टू डेल्टा बार कोई फंक्शन है जो कि हमारे पास क्या है, एनालिटिक है, तो एफ ए इज इक्वल टू बी, देन एफ डैश ए क्या होगा हमारे पास, बस फॉर्मूला यही है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी होगा, जहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन क्या होगी, गिवन होगी, और यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, मोड ऑफ एफ डैश ए, इसका मोड जो होगा लेस देन इक्वल टू वन माइनस मोड ऑफ
एफ ए और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में मोड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर एफ ए आएगा, नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है, एफ डैश ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब पार्ट बी में 2012 में हमसे दिसंबर में पूछा था, लेट एफ डी टू डी बी होलोमोर्फिक का मतलब एनालिटिक फंक्शन विद एफ जीरो पे जीरो, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है बी, ए यहाँ पे क्या है 0 और बी यहाँ पे क्या है 0। बी का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, देखो यहाँ पे कहीं पे यूज़ नहीं है, यहाँ पे ए का ही यूज़ है। तो डी हमारे पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क गिवन है, मोड जेड लेस देन 1। देन स्क्वायर-पिक लेमा से हमारे पास मोड जेड क्या है लेस देन 1, तो मोड ऑफ एफ जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड जेड हो जाएगा, ठीक है। जीरोज़ की यहाँ पे कोई बात नहीं की है, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है एफ डैश ए और यहाँ पे 0, तो एफ डैश ए पे इसकी वैल्यू आप निकालो, क्या आएगी, एफ डैश 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 0 पे क्या वैल्यू है 0, 1 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। मोड ऑफ एफ डैश 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आएगी और यहाँ पे क्या गिवन है, इक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ 1/2, जब हम निकालेंगे तो एफ ऑफ 1/2 निकालेंगे कैसे, एफ ऑफ 1/2 वही स्क्वायर-पिक लेमा से क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसका मोड लगा दो तो ये हमारी सेकंड स्क्वायर-पिक लेमा से हो जाएगी। डेरिवेटिव वाली हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या आया था, लेस देन इक्वल टू 1 आया था, ये भी गलत है क्योंकि इक्वल टू 1 है और ये भी गलत है क्योंकि हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आया है। तो इसका जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी में पूछा है तो पार्ट बी के हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट निकल रहा है, जो कि स्क्वायर लेमा का है, और दूसरा हमारा है स्क्वायर-पिक लेमा। नेक्स्ट हमारे पास है नेट 2012 जून में हमसे पूछा था पार्ट सी में। अब यहाँ से देखिए ये होलोमोर्फिक फंक्शन है, एफ 0 पे 0, एफ 1/2 पे 0, मोड जेड लेस देन 1 है, तो एफ डैश निकालना है, तो निकाल लो एफ डैश हाफ। जब निकालेंगे देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, मोड ऑफ एफ डैश हाफ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश, इस पे 1/2 पे क्या है 0, 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 4/3। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तो इस हिसाब से थर्ड हमारा गलत हो गया। फोर्थ एफ डैश 0 पे निकालेंगे तो एफ डैश 0 पे भी हमारा एफ डैश 0 का मोड लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो 1 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर-पिक लेमा से हमारा ये हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है पार्ट सी में ही पूछा गया है 2016 में, क्या कहता है हमारे पास, डी बी द ओपन यूनिट डिस्क, डी हमारे पास क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है, ठीक है। इन सी लेट जी डी टू डी बी होलोमोर्फिक फंक्शन, जी हमारे पास क्या है, होलोमोर्फिक फंक्शन है, विद जी 0 पे क्या है 0 है, तो एंड एच जेड हमारे पास इस तरीके से डिफाइंड, एच जेड हमारे पास क्या है इस तरीके से डिफाइंड है। तो एक बात आप याद रखिए, रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से अगर एच हमारे पास गिवन है, क्या जी हमारे पास होलोमोर्फिक फंक्शन गिवन है, यानी कि एनालिटिक गिवन है, ठीक है, तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि जी एनालिटिक है तो एच भी हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हुआ है, तो रीमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम से एच एनालिटिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, एच डी इज ए सबसेट ऑफ डी बार, एच डी इज ए सबसेट ऑफ डी बार, जेड की जगह अगर हम यहाँ पे डी रखेंगे, देखो जी ऑफ डी अपॉन में डी आ जाएगा, और ये इसने बोला है कि जो एच डी है वो किसका सबसेट हो जाएगा, डी बार का। अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है किसी भी डोमेन डी पर और एनालिटिक है डी में, बट हम उसके पॉइंट्स के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो एनालिटिक होगा किस पर, डी पर, ये बात हमें पता है। तो यहाँ से क्लियरली ये दिख रहा है कि डी हमारा ओपन यूनिट डिस्क है, कॉम्प्लेक्स प्लेन उस पर डी पर, सी पर, तो लेट जी डी टू डी बार, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है कि जो एच डी है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा डी बार का। ये भी हमने अभी करा था। डी बार यहाँ पे क्या होगा, देखो जब स्क्वायर्स लेमा की बात आई थी तो उसमें क्या था, डेल्टा टू डेल्टा बार ओपन यूनिट डिस्क हमारी होती है, मोड जेड लेस देन 1, और ये इसका क्लोजर होता है, ये होता है मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो एच डी भी हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा डी बार का, ठीक है। डी हमारा ओपन यूनिट डिस्क है तो इसका क्या होगा, सबसेट हमारे पास होगा। नेक्स्ट स्क्वायर-पिक लेमा से ये क्या होगा, जी डैश 0 ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, स्क्वायर-पिक लेमा से ये गलत हो गया, लेस देन की वैल्यू आती है। जी ऑफ 1/2 वही जी ऑफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड जेड, स्क्वायर लेमा से, तो जेड यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1/2, तो यानी कि स्क्वायर लेमा से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे समझ में
चलिए नेक्स्ट, लेट एफ बी ए होलोमोर्फिक फंक्शन इन ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क पे होलोमोर्फिक फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से मोड एफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। अब आपके माइंड में एक बात आई होगी, अगर एफ हमारे पास एंटायर फंक्शन है तो जी जेड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटायर फंक्शन हो जाएगा, यानी कि एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बात देखिए, इसने बोला है कि होलोमोर्फिक फंक्शन ओपन यूनिट डिस्क डी हमारे पास ये गिवन है और मोड ऑफ एफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अब यहाँ से इसने कंडीशन एक्स्ट्रा हमारे पास गिवन, तो देखो सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे एफ डैश जीरो लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन से आ जाएगा। अभी यहाँ पे मोड ऑफ एफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, नहीं आएगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 आए, तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड में हमारे पास देखिए, सेकंड में हमारे पास ये है एफ जेड हमारे पास जो जी जेड का मोड है, मोड ऑफ जी जेड अगर हम करेंगे, इसका मोड हम करेंगे तो ये क्या, यहाँ से हमारे पास मोड ऑफ जी जेड इसने बोला है लेस देन इक्वल टू 1, क्या बोला है, मोड ऑफ जी जेड लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका मोड जब मैं करूँगी तो लेस देन इक्वल टू 1 अगर मैंने ले लिया तो मोड ऑफ एफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड हो जाएगा। और यहाँ से इसने मोड ऑफ जेड क्या बोला है, लेस देन 1, तो मोड ऑफ एफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी भी एनालिटिक नहीं होगा उस डोमेन पर, तो फर्स्ट भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे पता चल गया कैसे ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कार्ड करे हैं, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, टेलर सीरीज। टेलर सीरीज हमारे पास क्या कहते हैं, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर, देन एफ कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ पावर सीरीज कॉल्ड टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। टेलर सीरीज क्या होती है, कुछ नहीं है, हमारे पास की सिर्फ ये है कि एफ एनालिटिक फंक्शन है जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर, देन एफ जेड क्या होगा, समीशन एन जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन। ए एन यहाँ पे इस तरीके से डिफाइंड होगा, एफ एन जेड नोट अपॉन में एन फैक्टोरियल। अगर मैक्लोरिन सीरीज हमें डिफाइन करनी है तो जेड नोट इस पॉइंट को हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये इस तरीके से हमारे डिफाइन होगी। एनथ डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, एफ एनथ डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, या इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। ठीक है, टेलर सीरीज में कोई भी पॉइंट हो सकता है जेड नोट, लेकिन मैक्लोरिन सीरीज में जो जेड नोट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, एज ए टेलर सीरीज इज यूनिक। टेलर सीरीज हमारे पास यूनिक होती है, सो यू कैन फाइंड इट बाय एनी मेथड, तो हम इसको किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमारे पास ए एन जीरो है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेलर सीरीज हमारे पास क्या है, ये है, इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ये हो जाएगा ए नोट प्लस में ए वन प्लस में ए टू अप टू सो ऑन। तो ए एन की वैल्यू अगर जीरो है, ऑब्वियस सी बात है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब उसकी एनथ पावर ही हमारे जो एनथ है ए कोफिशिएंट है वो जीरो और पावर भी जीरो, तो किसी पावर जीरो क्या होता है, 1। सेकंड, अगर ए एन इक्वल टू जीरो है और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या 1 से बड़ी है, तो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, जीरो है। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो पोलिनोमियल बनेगा हमारे पास, डिग्री एट मोस्ट 1, एट मोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू 1 या 1 से छोटी डिग्री का। अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ जाता है तो पोलिनोमियल बनेगा एम माइनस 1 डिग्री का या उससे छोटी का। ठीक है, एक कम का, ठीक है, एक कम का बनेगा या उससे भी छोटी डिग्री का पोलिनोमियल हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है चारों, तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी थ्योरम थी, ये भी हमने पीछे करी थी, लियोविल एक्सटेंडेड थ्योरम थी। तो मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू ए इंटू में मोड ऑफ जेड की पावर के प्लस में बी, तो एफ हमारे पास क्या है, एंटायर फंक्शन है। यहाँ पे हम अगर इसको सोल्व करेंगे, मोड ऑफ एफ एन जीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू एन फैक्टोरियल बाय 2 पाई है। ये हमारे पास सी आर इक्वेशन होती है, सॉरी कोची इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ठीक है, एफ एन जीरो का मतलब ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, अगर ए एन जीरो है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस 1, तो हमारे पास डिग्री बनेगी एक कम। ठीक है, एक कम यानी कि लेस देन इक्वल टू के डिग्री हमारे पास बनेगी यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टेलर सीरीज ऑफ एफ अबाउट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें बतानी है टेलर सीरीज की जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे, और तो वो क्या होती है, सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ जेड नोट टू ए सिंगुलैरिटी ऑफ एफ। जो हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस है जेड नोट का और एफ की जो सिंगुलैरिटी है वही हमारे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी टेलर सीरीज की। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ई की पावर जेड इज इक्वल टू 1 हमारे पास है 1 प्लस में जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें निकालना है, तो आर हमारे पास क्या होगा, ए एन अपॉन में ए एन प्लस 1। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ठीक है,
तो यहाँ से इसकी nth टर्म लिखेंगे तो r यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हमारा आ जाएगा। ये तो इस फॉर्मूले से सीधा डायरेक्ट हमारा सोल्व हो जाएगा। साइन जेड की एक्सपेंशन लिखो, यहाँ से इसको फॉर्मूला लगा के सोल्व करो। आर की भी साइन जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, इन्फिनिटी। कोस जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी। साइन हाइपरबोलिक जेड की, कोस हाइपरबोलिक जेड की, क्योंकि अनबाउंडेड फंक्शन होते हैं तो इनकी क्या आएगी, इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रहेगी। लॉग ऑफ 1 प्लस जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 हमारे पास रहेगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। टेंजेंट जेड की हमारे पास रहेगी π/2, टेंजेंट हाइपरबोलिक की π/2, log 1 माइनस जेड की 1, log 1 प्लस जेड हो 1 माइनस जेड हो उसकी 1 रहेगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। टेंजेंट की π/2 और हाइपरबोलिक की भी π/2 रहेगी। ठीक है, और जो हमारे पास सीधा सा याद रखना है, साइन हाइपरबोलिक, साइन जेड कोस हाइपरबोलिक, वो सारे अनबाउंडेड फंक्शन है तो उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसकी 1/1 माइनस जेड की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, इसकी हमारे पास 1, इसकी भी हमारे पास 1 और इसकी भी, जो भी हमारे पास इस टाइप से है उनकी सबकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगी, 1 हमारे पास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड टेलर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट एंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए 1/z-0 अबाउट z इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट गिवन है 0, यहाँ पे क्या गिवन है 2, 0 से लेके 2 का डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास, 2 होता है, तो यानी कि हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिर्फ डिस्टेंस हमें चेक करना है। यहाँ पे 0 है, 0 पॉइंट यहाँ पे है 0 यहाँ से, तो 0 से 0 का डिस्टेंस तो नॉट डिफाइंड है, तो यानी कि ये फंक्शन ही एनालिटिक नहीं है एट जेड इज इक्वल टू 0 पे, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जेड इज इक्वल टू आयोटा पे क्या रहेगी, जेड इज इक्वल टू आयोटा पे हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखो 0 है, ये इधर आयोटा है, इनका जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 ही रहेगा ना, 0 से आयोटा का डिस्टेंस क्या रहता है, 1 रहता है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से 0 से 1 का डिस्टेंस 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। 0 से अब यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको फैक्टराइज हम करेंगे। करने के बाद अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, वो नहीं निकाल सकते रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 पे है, तो यहाँ से हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, माइनस का था ये z-3, ये z-2, यहाँ से -2 कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इसको ऊपर ले जाके इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, इसको भी ऊपर ले जाके ये हमारी क्या बन जाएगी, सीरीज़ के फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ से ये हमारी बन जाएगी, तो यहाँ से वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का an/an+1 का फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू 2 हमारी आ जाएगी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा वही हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी। टेलर सीरीज़ में अभी बताया था कि अभी ये देखो मैंने बताया था ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही ऊपर गया वो, चलो कोई नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। अब देखो अगर आप इसको कंबाइन करके सोल्व करेंगे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, अगर आप इसको कंबाइन करके सोल्व करेंगे तो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, 2 ही आएगी। अब इसका यहाँ से देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे करेंगे, देखो ये 2 और 3 पॉइंट है हमारे पास, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, और पॉइंट क्या है, जेड 0 पे, तो 0 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, 0 से 2 का डिस्टेंस कितना है, 2, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 2। इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है z/z-1, तो इसको क्या करना है, 0 नीचे पॉइंट क्या है, सिंगुलरिटी, जो पॉइंट सिंगुलरिटी का ही पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो इसकी सिंगुलरिटी क्या है, 1 है, जो 0 से 1 का डिस्टेंस 1। नेक्स्ट हमारे पास है 0, यहाँ से हमारे पास क्या आया है, z1 माइनस में z/2 है हमारे पास, z/2, 1 माइनस में z/2 इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस में z/2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू 2 पॉइंट आया है, तो 2 और 0 से 2 का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 2 आ गई। बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है कंप्लीट। ठीक है, z का कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ से ये 2 हटा के डिनोमीटर में कुछ भी आए, लेकिन ऊपर हमें क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, मतलब इसको सिंपली ऐसे 1 माइनस जेड के फॉर्म में, 1 प्लस जेड के फॉर्म में लेके आना है, डिनोमीटर में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है e⁻⁻2z, इसकी हमें पता है इसको एक्सपेंशन खोल के nth टर्म इसकी क्या आती है, तो e की पावर एक्सपोनेंशियल की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, 1/z है, 0 से 1 का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, यहाँ से
वन प्लस आयोटा, अब ये पॉइंट क्या है हमारे पास जीरो, यहाँ से है सिंगुलरिटी जीरो और यहाँ से है वन प्लस आयोटा। तो जीरो से वन प्लस आयोटा का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सबको पता है जीरो से वन प्लस आयोटा का डिस्टेंस, तो वन प्लस में आयोटा मोड हो जाएगा, तो वन प्लस में वन कितना आ जाएगा, √2। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, जीरो से वन प्लस आयोटा का डिस्टेंस पता है ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे वन, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1,1 और ये है 0 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो r इज इक्वल टू √2 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइनस जेड, और जेड नोट हमारा क्या है 2 आयोटा, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है 3 पॉइंट है और 3 और ये है 2 आयोटा। जीरो से तो सिंपल था, 3 से 2 आयोटा का डिस्टेंस ये है 3,0 और वो है 0,2, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। 3 3 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना हो गया 13, √13 हमारा आ जाएगा। ठीक है, सिंपली तो ऐसे क्वेश्चन आपने ये सारे करने हैं। ठीक है, साइन जेड, जेड नोट हमारा π/2 गिवन है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको बताई थी, साइन जेड की क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, पॉइंट चाहे कुछ भी हो, कोस जेड की भी इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास गिवन है गेट 2013 में हमें हमारा क्वेश्चन आया, रियोविक थ्योरम क्या कहते हैं, एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होता है कॉन्स्टेंट, एंटायर प्लस कॉन्स्टेंट नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने, एंटायर प्लस में नॉन कांस्टेंट क्या होता है, अनबाउंडेड हमारा होता है, अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये वैल्यू है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, गेट के एग्जाम में पूछा था, एफ जेड इज एंटायर फंक्शन सच दैट मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 100 log ऑफ मोड जेड फॉर ऑल जेड, मोड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब देखिए फंक्शन कैसा है, एंटायर है और बाउंडेड भी है। ठीक है ना, मोड ऑफ एफ जेड क्या है, लेस देन इक्वल टू दिस, इस नंबर को मैंने m मान लिया, तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड प्लस एंटायर, फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट। अगर एफ आयोटा की वैल्यू 2 आयोटा और फंक्शन कांस्टेंट है तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आयोटा आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे पॉइंट क्या है 1, तो 1 से 1/4 का डिस्टेंस आपने निकालना है। क्या आ जाएगा 1 से 1/4 का, 1/4 - 1 यानी कि 3, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो 3/4 यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1/4 पहले था, 1/4 से 1 का डिस्टेंस 3/4। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर, जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, कोफिशिएंट हमें निकालना है। एफ जेड हमारे पास ये गिवन है, तो इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ से हमारे पास साइन जेड है, नीचे हमारे पास जेड माइनस पाई है, तो पाई ऐड कर दिया, पाई सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। यहाँ से हमने क्या करा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस का साइन थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हमारे पास होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपेंशन खोल दी, साइन जेड माइनस पाई के एक्सपेंशन खोल के, तो इसका स्क्वायर किसका बताना है, जेड माइनस पाई के होल स्क्वायर का क्वेश्चन बताना है। तो आप बता दो क्या आ जाएगा, 1/6 हमारा आ जाएगा। सिंपल था, एक्सपेंशन खोल के हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट फाइंड ऑल एंटायर फंक्शन सच दैट, ये कंडीशंस है, एंटायर फंक्शन हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, एफ एन आयोटा इज इक्वल टू क्या था, एन फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर एफ जेड अपॉन में जेड माइनस आयोटा की पावर n+1। अब सारी वैल्यूज हमारे पास ये गिवन है, एफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है दिस, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे, एफ एन आयोटा हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ये सारे इसी तरीके से हमें यहाँ पे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए इसमें वो अब जैसे थर्ड और फोर्थ में हमारे पास सेकंड और फोर्थ में डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव के लिए कैसे सोल्व करना है, देखिए फोर्थ में एफ डैश एन 0 है, तो वही डेरिवेटिव एफ जेड की जगह एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यूज रखनी है। अगर ये 0 को टेंड करेगा कब, जब आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और एन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये 0 को टेंड करेगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इस केस में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा पोलिनोमियल, जो कि 1 कम डिग्री का होगा, लेस देन इक्वल टू 1 डिग्री। तो एफ डैश ए जेड प्लस बी, तो एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आ गया समझ में, ऐसे हमने इसको सोल्व करना है। अब उसके बाद है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, क्या कहती है, लेट एफ बी एन एनालिटिक इन द रिंग, इस रिंग के अंदर फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है, और एफ जेड हमारे पास क्या है, ये तो इतना तो हमारे पास टेलर सीरीज होती है, इसमें आगे हमने ये ऐड कर दिया, ये 0 से इन्फिनिटी है, ये यहाँ से 1 से इन्फिनिटी बी एन, जेड माइनस जेड नोट, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे आ जाएगी -n, तो ये प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा, ये एनालिटिक पार्ट हो जाएगा, और ए एन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा
1/2 पाई आयोटा, जो हमारा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है ना वही, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड नोट एन प्लस में 1, ये हमारी ए एन की वैल्यू हो जाएगी। और बी एन की वैल्यू में एन की जगह -n, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज यूनिक, कैन फाइंड इट बाय एनी मेथड यू लाइक द मोस्ट। इफ एफ इज एनालिटिक देन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज सेम एज, अगर फंक्शन एनालिटिक है जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर, तो लॉरेंट सीरीज सेम बन जाएगी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की तरह, हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, देन एफ हैज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो उसके पास क्या होगी, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, जहाँ पर उसको क्या मिल रही है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी मिल रही है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ एंड ओनली, अगर फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात याद रखना, अगर किसी का प्रिंसिपल पार्ट जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है किसी के फंक्शन के पास तो उसका प्रिंसिपल पार्ट क्या है, जीरो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी फंक्शन के पास m डिग्री का पोल है तो उसका प्रिंसिपल पार्ट यहाँ पे जिंदा रहेगा। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर पोल है उसके पास तो। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो bn 0 होगा, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। फंक्शन एनालिटिक है तो लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज में से हम कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट करवा सकते हैं, मतलब सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी अगर है तो प्रिंसिपल पार्ट कंटेन इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, इसमें तो देखो पोल था m ऑर्डर डिग्री का तो प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास एग्जिस्ट हो रहा था, और यहाँ पे एक बात याद रखना, m ऑर्डर की ही जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पोल होगा m ऑर्डर का तो m ऑर्डर का ही हमारे पास ये टर्म ओपन होंगी। अगर एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो उसके पास क्या रहेंगी, इनफाइनाइट टर्म रहेंगी। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगर हमें चेक करनी है तो अब हम ऐसे इसको चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, साइन 1/z है, इसमें इनफाइनाइट टर्म होती है हमारे पास, z इज इक्वल टू 0 पे इसकी एक्सपेंशन अगर हम खोलेंगे तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट हो रही है। इसमें भी इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट है, e की पावर 1/z, कोस e की पावर 1/z, साइन है, टेंजेंट 1/z, 1/z की फॉर्म में है, ये ध्यान रखना, सारी 1/z है, सारी 1/z है। ठीक है, जहाँ पे इन्फिनिटी हमें मिल रही है ना, तो 1/z पे z इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म एग्जिस्ट करेगा एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगर साइन z होता तो हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते थे। सब में 1/z है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, देखना सब में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जेड इंटू में साइन 1/z है, इफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ जेड इज इक्वल टू 0, जेड 0 पे इसके पास क्या रहेगी, साइन 1/z के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी रहेगी, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा और ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर यही बात रियल में होती, एक्स साइन 1/x होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन कैसा होता, कॉन्टिन्यूअस होता, किस पे, 0 पे। ठीक है, फंक्शन कैसा होता, कॉन्टिन्यूअस होगा 0 पे, क्योंकि साइन 1/x की रेंज, जो साइन x की रेंज होती है वो क्या होती है, 1 और 1 के बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। तो ये फंक्शन तो रियल पे तो चेक करेंगे तो ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन हमारे पास इसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही है, e की पावर -1/x के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है रियल में, लेकिन x की जगह जेड स्क्वायर आ जाएगा, ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी रखेगा तो फंक्शन क्या रहेगा, नॉट एग्जिस्ट, यानी कि नॉट कंटिन्यूस हमारा होगा। अब यहाँ से देखिए, अबाउट जेड 0 और जेड 1 हमें बताना है, जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा, जेड 0 पे और जेड 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बताना है, इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। 0 के अबाउट बताना है, 0 के अबाउट तो डिफाइंड नहीं है, 1 के अबाउट भी, क्योंकि 1, हाँ सॉरी, सिंगुलैरिटी 0 है और 1 है, तो यहाँ से हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से इसको सोल्व करेंगे 0 और 1 के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो जगह 0 लेस देन मोड जेड लेस देन 1, तो मोड जेड क्या है, लेस देन 1 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हमारा जो मोड जेड है वो क्या रहेगा, 1 से छोटा रहना चाहिए, 1 से छोटा रहेगा तो हम नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - जेड, इसकी पावर -1 आ जाएगी, और ये बाहर वाला जेड तो एज इट इज है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली बस सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, मोड जेड लेस देन 1 की कंडीशन में जेड को हम दूसरी तरफ लेके आना है। अब यहाँ से सेम ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे,
ठीक है, तो ये बस आपको बता रखा है लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए ये कुछ एक एग्जाम्पल है, अगर आपको ट्राई करने हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी जब एग्जाम्पल आएंगे तो वहाँ से हम कर लेंगे, इतनी कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं है, इजी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और कुछ नहीं है, सोल्व कर रखा है बस सीधा, बस इसके nth टर्म बता रखी है और आपको बताना है कि इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए अब गेट में हमसे क्वेश्चन पूछा था, लिमिट n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसको कंबाइन करके लिखा है, ये याद रखना, इसको कंबाइन करके लिखा है, और ये जेड प्लस वन में भूल मत जाना, इसको लिख सकते हैं जेड माइनस माइनस वन। ठीक है, इसकी पावर n, तो ये ऐसे होता है ना, जेड माइनस में जेड नोट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, माइनस वन गिवन है, और n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि पहला समीशन जो एनालिटिक होता है तो जीरो से होता है, और प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है हमारा, वन से शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे ये होता है ओपन। उसके बाद देखिए एफ जेड हमारे पास ये गिवन है, तो ए की पावर माइनस ए माइनस टू का मतलब हमारे पास कोफिशिएंट हमें निकालना है वन अपॉन में जेड प्लस में वन का होल स्क्वायर का, यानी कि माइनस टू का मतलब अपॉन वाले टर्म का स्क्वायर में कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, साइन जेड अपॉन जेड प्लस वन है, इसमें वन ऐड कर दिया, वन सेपरेट कर दिया, यहाँ से इसको अलग अलग कर लिया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंशन ओपन करेंगे, एक्सपेंशन ओपन करके यहाँ से वन अपॉन में जेड प्लस वन का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकल जाएगा, इसको सिर्फ ऐसे करना है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई टू साइन वन। नेक्स्ट, इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस वैलिड इन द मोड जेड ग्रेटर देन टू देन द कोफिशिएंट ऑफ वन बाई जेड का स्क्वायर। यहाँ पे वैलिड बोला है, रीजन मोड जेड जो है ग्रेटर देन टू रहेगा, मोड जेड क्या रहेगा, ग्रेटर देन टू रहेगा, तो दैट मीन्स टू से इन्फिनिटी हमारा जाएगा, टू से इन्फिनिटी जाएगा, तो देखो इसको कैसे ओपन करना है। अब ये हमारे पास है वन अपॉन में जेड माइनस वन, टू से इन्फिनिटी की बात है, टू लेस देन मोड जेड लेस देन इन्फिनिटी, टू से इन्फिनिटी के है, तो यहाँ से हम जेड कॉमन लेंगे, तो यानी कि जब इसका रेसिप्रोक मोड जेड क्या है ग्रेटर देन टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन अपॉन में मोड जेड क्या आ जाएगा, लेस देन वन बाय टू आ जाएगा, तो यानी कि सीधी सी बात है, हमें अंदर रखना है मोड वन बाय जेड रखना है, तो जेड कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ से हमारा मोड जेड क्या है, ग्रेटर देन टू है, तो ये वन इज ग्रेटर देन टू बाय मोड जेड, यानी कि टू बाय मोड जेड लेस देन वन है, तो यानी कि हमेशा लेस देन वन की कंडीशन चेक करनी है, लेस देन वन हमें बनाना है, तो टू बाय मोड जेड लेस देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म्स को हमें टू बाय मोड जेड मतलब टू बाय जेड के फॉर्म में लाना है, तो जेड यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना, वन बाय जेड लेस देन वन है तो वन बाय जेड की फॉर्म बनानी है, टू बाय जेड लेस देन वन है तो टू बाय जेड की फॉर्म हमें अंदर मतलब रखनी है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर देंगे, क्या ये वन माइनस डी का की पावर माइनस वन बन जाएगा ऊपर जाके, तो ये बन जाएगा सारी चीज़ें प्लस में, दो ऊपर माइनस है ना तो प्लस आ जाएगी, दोनों अंदर भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब ऐसे आ जाएगा, और अंदर प्लस है ऊपर माइनस है तो ये अल्टरनेट साइन, वन माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ऐसे हम इसको ओपन कर लेंगे, फिर जो कोफिशिएंट पूछा है वो हम निकाल देंगे वन बाई जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ से वन बाई जेड स्क्वायर का और यहाँ से वन बाई जेड स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा माइनस वन हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट वही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो लेस देन मोड जेड लेस देन पाई हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से जेड इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड को ओपन करना है, तो क्या बताना है, कोफिशिएंट्स ही हमें बताने हैं, तो सीधा यहाँ से कुछ क्या करेंगे, वन अपॉन जेड है, साइन हाइपरबोलिक जेड की एक्सपेंशन खोलेंगे तो इसको ऊपर लेके आएंगे, पावर माइनस वन हो जाएगी, सारी चीज़ें प्लस में है, तो क्या आ जाएगा एक प्लस एक माइनस, अल्टरनेट साइन के साथ हम इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से कंपेयर करके सारे बी माइनस टू का मतलब वन अपॉन में जेड स्क्वायर, बी नोट का मतलब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, और बी टू का मतलब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे हमें ये कोफिशिएंट्स बताने हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है ये भी और मिनिमम भी। तो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहती है, एफ कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, ओने बाउंडेड डोमेन, डोमेन कैसी है, बाउंडेड है, एंड कंटिन्यूस है, ये है पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होता है ना सिग्मा, ये है इस डोमेन पे क्या है हमारे पास कंटिन्यूस है, तो देन मोड ऑफ एफ जेड अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो बाउंडेड डोमेन डी है हमारे पास, एनालिटिक है उस पर, और कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव जो ये सिंबल है ना सिग्मा डी आप इसको बोल सकते हैं, देन मोड ऑफ एफ जेड अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस डोमेन अनलेस एफ इज मतलब अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस डोमेन मतलब इस इंटरवल पर क्या करेगा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, और मोड जेड जो है अटेन करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू इस डोमेन पर, तो फंक्शन हमारा अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है,
अगर अनबाउंडेड डोमेन है तो मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिनिमम मोडुलस थ्योरम क्या कहती है? एफ बी एनालिटिक इन बाउंडेड डोमेन कंटिन्यूस ऑन दिस डोमेन एंड एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ये बात याद रखना। और इस पर क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा उसका जो मोड है फंक्शन का उस डोमेन पर, तो फंक्शन अदरवाइज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू वन, फॉर मोड जेड लेस देन इक्वल टू वन, बाउंडेड है सारी चीजें, फंक्शन एंटायर है। एफ जीरो पे वैल्यू क्या है? वन है। एफ फाइव हमारा क्या है? टू प्लस आयोटा है। अब देखिए एफ जीरो पे वैल्यू वन है और इसने बोला है एफ जेड जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी लगेगी। और एफ फाइव इज इक्वल टू हमारा क्या है? टू प्लस आयोटा। एफ सेवन पे वैल्यू क्या है? जीरो। एफ हंड्रेड पे क्या है? देखो जीरो पे वन ना, तो ये फंक्शन कांस्टेंट है। जीरो पे वन वैल्यू है, फाइव पे टू प्लस आयोटा है, सेवन पे फिर जीरो है, तो ये फंक्शन तो हमारा क्या है? कांस्टेंट तो है ही नहीं। और ना इसकी वैल्यू वन आएगी ना टू प्लस आयोटा आएगी, सेवन हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये कांट फाइंड, ये हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते किसी भी थ्योरम से, ठीक है। अगर कांस्टेंट होता तो इसकी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट होती और वो जो गिवन होती वही हमारे उसकी अनदर, मान लो अगर ये वन है ये भी वन होता, ये भी वन होता, तो इसकी वैल्यू फंक्शन कांस्टेंट होता तो ये भी वैल्यू हमारी क्या होती? वन होती। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट, ये देखो एंटायर भी है बाउंडेड भी है, तो क्या होगा? फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 100 आयोटा आ जाएगी। डायरेक्ट लोएबल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, गेट 2014 में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर, इस इंटरवल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जहाँ पे रियल ऑफ जेड क्या है? लेस जीरो और वन के बीच में, इमेजनरी जेड भी जीरो और वन के बीच में, तो क्या आ जाएगी? ई की पावर जेड स्क्वायर यानी कि ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। ओपन कर देंगे, अलग अलग करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आयोटा ई की पावर आयोटा का मोड क्या होता है? वन ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी। तो इस ई की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? जीरो और वन के बीच में हमारी एग्जिस्ट करती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास, अगर इसकी वैल्यू वन रखूँ तो ये हो जाएगी ई की पावर वन, यानी कि ई हमारा आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वन आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम बोलता है, यहाँ पे बोलता है मिनिमम वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जीरो। जीरो और वन के बीच लाई करता है, या तो जीरो हो सकती है या वन। मैक्सिमम तो इसकी वन होगी, मिनिमम क्या होगी इसकी? जीरो। तो मिनिमम पे जीरो, तो यानी कि ई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन आंसर आता, और मैक्सिमम पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ई हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। कितना ईजी क्वेश्चन हमसे पूछा था। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी, प्रूव दैट रियल एफ माइनस रियल एफ इमेजिनरी एफ और माइनस इमेजिनरी एफ है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन दिस डोमेन, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑन दिस डोमेन, तो ई की पावर क्या है? फंक्शन नॉन कांस्टेंट गिवन है, तो ई की पावर एफ जब हम चेक करेंगे तो ई की पावर एफ हमारे पास क्या आ जाएगा? ई की पावर रियल एफ, क्योंकि इमेजिनरी एफ तो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा आयोटा। तो मैक्सिमम ऑन दिस क्या हो जाएगी हमारे पास? देखो ई की पावर रियल एफ ये हो जाएगी मैक्सिमम, ई की पावर माइनस रियल एफ ये इसकी वैल्यू मिनिमम, सेम ई की पावर आयोटा एफ अगर पॉजिटिव है तो ई की पावर माइनस, नेगेटिव है तो ई की पावर दिस, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी नॉन कांस्टेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मतलब प्रूव दैट, ये बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये रखेगा, ठीक है। इतना कुछ खासा सा था नहीं है, तो वैसे ही बस। चलिए देखिए, उसके बाद हमारी शुरू होते हैं यूनिट 4। आज हमारी यूनिट 5, आज हमारी जो है यूनिट 4 कंप्लीट होती है, तो अच्छे से आप लोग कर लेना। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन सारी कंप्लीट। ये भी 1-2 दिन में हमारी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। अगर आपने डिटेल से पढ़ लिए तो आपकी जो है कॉम्प्लेक्स में 30 to 35 नंबर कहीं भी नहीं गए, ठीक है ना, क्योंकि 30 to 35 नंबर का हमारा कॉम्प्लेक्स आता है। अगर आपको एक कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज फिर इतना ही रखते हैं, कल हम करेंगे यूनिट 5 शुरू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, पेड PDF रहेंगे। अगर आपको अलग अलग यूनिट की चाहिए, मान लो किसी बच्चे को यूनिट 1 चाहिए, किसी को यूनिट 2 चाहिए, किसी को यूनिट 3 चाहिए, यूनिट 4 सबसे ज़्यादा लंबी थी, यूनिट 4 इंपॉर्टेंट भी थी, ठीक है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड और फर्स्ट में जो है एनालिटिक फंक्शन था, और इसमें सारी हमारी क्या थी? बेसिक्स थी,
ठीक है। तो जो भी अगर आपको यूनिट चाहिए कंप्लीट तो अलग अलग यूनिट भी आप ले सकते हैं, तीसरी, चौथी, दूसरी और पहली में से। अगर किसी बच्चे को थर्ड चाहिए कंप्लीट तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा, फोर्थ कंप्लीट चाहिए तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको इनकी सबकी डिटेल चाहिए कि कैसे पीडीएफ लेना है, अलग अलग कैसे लेना है, कंप्लीट कैसे लेना है, फिफ्थ यूनिट का भी पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगा। सारे पीडीएफ आपको अलग अलग यूनिट के चाहिए तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे लेना है, ठीक है, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।